Good morning, everyone. So, today is 14th November, World Diabetes Day. So, every year, annually, we celebrate World Diabetes Day on 14th November. The day is observed on the birthday of Dr. Friedrich Banting, one of the scientists who helped co discover insulin, a treatment of diabetes. So, to honor his contribution for the disease, we celebrate this day. The theme for the World Diabetes Day 2024 is Diabetes and Well-being. So this theme highlights the importance of the holistic approach to managing the diabetes, including physical health, mental health, and emotional well-being. So there is another theme which is breaking barriers, bridging gaps. So it emphasizes the equitable access to treatment and care. So, wear blue. The official color of the diabetes awareness is blue. You can show your support by wearing blue clothing or accessories. So, first of all, you need to know what is diabetes. Okay, so we'll talk definition, causes, types, complications, treatment and lifestyle modification, treatment, drugs, and follow up. So, what is diabetes? So, I'll talk some part in Hindi. So, diabetes mellitus is a clinical syndrome characterized by increased blood sugar glucose level, which is hyperglycemia, due to absolute or relative deficiency of insulin or both. That is, defect in insulin secretion, insulin action, or both can happen during this hyperglycemia. So, diabetes मतलब मधुमेह. सो आज है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। सो डायबिटीज़ या फिर मधुमेह एक लंबी अवधि की बीमारी है जिसमें रक्त में शुगर, जिसको हम शर्करा बोलते हैं, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। यह बीमारी तब होती है जब हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। ओके, सो रिस्क क्या हो सकते हैं या फिर मधुमेह होने के खतरे क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज़ है ऑलरेडी तो हो सकता है। उसके बाद है मोटापा, ओबेसिटी। उसके बाद 45 अबो अगर एज है तो हो सकता है। उसके बाद गर्भावस्था मधुमेह नामक एक चीज़ है, वो हो सकती है। उसके बाद पीसीओडी। उसके बाद हाई बीपी, उसको बोलते हैं हम उच्च रक्तदाब, या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। ओके, तो हम यूजुअली ब्लड शुगर लेवल चेक कैसे करते हैं? तो ये ग्लूकोमीटर से हम चेक करते हैं, ठीक है। और इसका साइड है रिंग फिंगर और मिडल फिंगर। तो यूजुअली हाइपोग्लाइसेमिया किसको बोलते हैं? अगर शुगर लेस देन 70 mg/dl है, mg/dl is a unit for measuring blood glucose level. Okay, so if it is less than 70 mg/dl, then it is hypoglycemia. Hyperglycemia किसको बोलेंगे? If it is more than 200 mg/dl. Okay, so this is the procedure for checking the blood sugar level. Okay, उसके बाद है डायबिटीज़ आई टॉक समथिंग अबाउट फिजियोलॉजी। सो जैसे कि आप देख रहे हो, जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तब स्टमक में फूड जाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ओके, तो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, हमारे रक्त प्रवाह में एंटर करेगा। उसके बाद जो पैंक्रियाज है वो यूजुअली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के बाद वो शुगर हमारे हर एक सेल के अंदर जाता है, ठीक है, हमारे हर एक अंग को एनर्जी देता है उसके बाद। लेकिन अगर पैंक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना रहा है, ठीक है, किसी कारण, या फिर इंसुलिन बना भी रहा है थोड़ा बहुत तो उसका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ग्लूकोज की लेवल मात्रा शरीर में ब्लड में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके कारण ग्लूकोज बॉडी के बाकी पार्ट को नहीं पहुंच सकता, इसीलिए शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है फिजियोलॉजी। ओके, उसके बाद हम जब ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, HbA1c और 2 आवर पोस्ट पैंडेड ग्लूकोज। तो फास्टिंग ग्लूकोज जो रहता है वो
12 आवर 15 आवर्स के फास्टिंग के बाद हम चेक करते हैं खाली पेट। ओके, उसके बाद HbA1c जो है वो एक 3 महीने का एवरेज शुगर है, जो कि परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं हम। उसके बाद है 2 आवर पोस्ट पैंड्रियल, मतलब खाने के 2 घंटे बाद। और एक टेस्ट रहती है जिसमें हम यूजुअली ये गर्भावस्था में किया जाता है। 75 ग्राम शुगर देके हम 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना रहता है? तो यूजुअली 100 mg/dl रहेगा। तो और डायबिटीज़ कब बोलेंगे? जब वो मोर देन 126 mg/dl हो जाए। तो उसके बीच का जो है 100 to 125 फास्टिंग शुगर, तो उसको हम प्री डायबिटिक बोलेंगे। ओके, और उसके बाद है HbA1c। अगर वो लेस देन 5.6% है तो इट इज़ नॉर्मल शुगर। लेकिन अगर मोर देन 6.5 है, 6.5% है, तो हम डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं। और अगर उसके बीच में है तो इट इज़ प्री डायबिटिक। उसके बाद है 2 आवर पोस्ट पैंड्रियल, जिसको में लेस देन 7.8 है। खाना खाने के बाद 140 mg/dl अगर शुगर है तो इट इज़ नॉर्मल। बट अगर 200 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, खाने के 2 घंटे बाद। और इसके बीच में अगर होगा तो इसको हम प्री डायबिटिक बोलेंगे। ओके, तो जो प्री डायबिटिक मतलब इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि नॉट इंसुलिन रिक्वायरिंग, इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल, इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन मतलब प्रकार क्या क्या है उसके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है, उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस एंड कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें और 2 टाइप है, टाइप 1A एंड टाइप 1B। तो टाइप 1A मतलब इम्यून मेडिएटेड। तो ये यूजुअली इंसुलिन डिफिशियंसी, मोर देन 90% ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास आर डिस्ट्रॉयड बाय एन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। मतलब हमारी खुद की बॉडी, हमारे खुद के जो पैंक्रियाज ग्रंथि है उसके अगेंस्ट काम करती है, मतलब इसीलिए उसको इम्यून मेडिएटेड बोलते हैं। ओके, तो उसको, उसमें जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए इंसुलिन नहीं बना पाएगा पैंक्रियास। उसके बाद है टाइप 1B जो कि इडियोपैथिक होता है। ओके, उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो क्या है ये? सो देर इज़ ए इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा और इंसुलिन को रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद है जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो सकता है। कुछ अदर फॉर्म्स है, जैसे कि कोई पैंक्रियाटिक डिजीज़ हुआ, वो ग्रंथि को डैमेज हुआ। उसके बाद मोनोजेनिक डायबिटीज़ है। उसके बाद है मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। तो ये यूजुअली 24-25 ऐसे एज में, 20s में डायग्नोस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊँ, मेरा खुद का एक दोस्त जिसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उसको 25 एज में सीधा HbA1c 10 आया। ठीक है, तो ऐसे अचानक से मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग डायग्नोस हो सकता है। उसके बाद है नियोनेटल डायबिटीज़। तो नियोनेटल डायबिटीज़ है जो कि बच्चों में पाया जाता है। तो यूजुअली डायबिटिक मदर के जो बेबीज़ रहते हैं उनमें हो सकता है। ओके, तो अभी मैंने इतने सारे टाइप्स बताए आपको। ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, लाइक अगर हम कैसे डायग्नोस करेंगे? तो लक्षण जो रहते हैं वो है अधिक प्यास लगना। ठीक है, यू विल बिकम मोर थर्स्टी, ज़्यादा पेशाब आना। ओके, और शुगर बॉडी में आ रही है, हाई शुगर है लेकिन फिर भी वो सेल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो थकान आती है, पेशेंट में थकान आना या फिर फ्लू जैसे लक्षण आना, जिसमें आता है कमज़ोरी, चक्कर आना। ओके, उसके बाद धुंधली दृष्टि दिखना। ठीक है, उसके बाद है धीरे धीरे घाव भरना, हाथों पैरों में सुन्नता या फिर बार बार त्वचा का संक्रमण या फिर सडन वेट लॉस होगा। तो ये धीरे धीरे घाव भरना क्यों होता है? क्योंकि जब शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो हीलिंग प्रोसेस को धीरे कर देता है, कम कर देता है, इसीलिए वो
घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये पैथोलॉजी है। तो अगर डायबिटीज़ होता है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो उसमें माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे हर एक ऑर्गन को डायबिटीज़ या फिर हाई शुगर डैमेज कर सकता है। तो जैसे कि पहले है आई, तो आँखों में जो रक्त प्रवाह करने वाली जो वेसल्स होती है, ठीक है, रक्तवाहिका है, उसको वो डैमेज कर सकता है। तो उसके कारण ना रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा हो सकता है। और किडनी में, हमारे किडनी में हाई ब्लड प्रेशर जैसे डैमेज करता है हमारे स्मॉल रक्तवाहिका को, वैसे ही जैसे कि मैंने बताया सिम्टम में कि किडनी में लाइक ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को, ज़्यादा पेशाब आती है, इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ओवर वर्क करना पड़ता है। तो उसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है या फिर नेफ्रोपैथी हो सकती है। उसके बाद है न्यूरोपैथी। तो ये जो हाइपरग्लाइसेमिया है, उसके कारण हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनमें पेन हो सकता है या फिर नमनेस आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पेन होगा, लेकिन पेन होने के बाद नमनेस जब आता है तो कभी कभी पेशेंट को कोई इंजरी होने के बाद समझ में भी नहीं आता। तो जो फिट वुंड्स है गो अनडिटेक्टेड एंड गेट इन्फेक्टेड एंड लीड टू गैंग्रीन। ठीक है, तो समझ में ना आने का कारण उसमें अगर इंजरी, थोड़ी सी इंजरी भी हो रही है तो पेशेंट को समझ में नहीं आता और वो आगे बढ़ जाती है और उसके कारण वो आगे गैंग्रीन भी कर सकता है। उसके बाद है मैक्रोवास्कुलर। मैक्रोवास्कुलर में है ब्रेन। तो ब्रेन में क्या करता है ये, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के रिस्क बढ़ाता है, खून का प्रवाह बीच में रुक सकता है ब्रेन को। और फिर जिसको हम सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस बोलते हैं, या फिर ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है इंसान का। उसके बाद है हार्ट। हार्ट में क्या है, एक तो डायबिटीज़ के वजह से हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो करोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस हो सकती है, जिसमें नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रेड्यूस्ड और लैक ऑफ ब्लड फ्लो इन द लेग्स। ठीक है, लेग्स को अच्छे से रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो फीट में वुंड जो है वो, दिस इज़ अनदर रीज़न कि रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो वुंड्स धीरे धीरे हील होगा। ओके, तो मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस बताए जैसे कि सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस, परमानेंट किडनी डैमेज, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हार्ट अटैक आ सकता है और फिर रेटिनोपैथी एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ओके, तो इसको मधुमेह का प्रबंधन कैसे करेंगे? जैसे कि हम ओरल दवाइयाँ दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल है, इंसुलिन एक ऑप्शन है। उसके बाद हम रक्त में शुगर की जो लेवल है उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नियमित स्वास्थ्य जांच ले सकते हैं। मधुमेह का प्रबंधन शिक्षा हम खुद भी ले सकते हैं और सबको दे सकते हैं। ओके, तो ये जो जटिलताएं आ रही है उसका रोकथाम कैसे करेंगे? तो नियमित आँखों की जांच करेंगे, पे फिर रक्त दाब चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसको कंट्रोल में लाएंगे। ओके, तो जो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयाँ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस भी करना ज़रूरी है, जिसमें आता है संतुलित आहार, जिसमें ताज़े फल सब्जियाँ आता है। ठीक है, और सीमित चीनी एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग। और उसके साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आता है एक्सरसाइज, जैसे कि 150 मिनट्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू। और ग्रेजुअली आपका जो वेट है वो लूज़ करके हेल्दी बीएमआई बनाना है। और जो आपका डाइट है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो होल ग्रेन्स फूड होने चाहिए। ओके, और जैसे मैंने बताया वेजिटेबल्स होने चाहिए और हाई डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए खाने में। और जो सैचुरेटेड फैट है वो कम करना है खाने में। ओके, उसके बाद ये कुछ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है
वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल, बट इसमें इंसुलिन होता है और कुछ ओरल ड्रग्स रहते हैं। तो जो इंसुलिन है उसका इंडिकेशन क्या है, तो यूजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी ओरल एंटी डायबिटिक फेल्यूर, मतलब जो ड्रग्स ले रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक्स, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम इंसुलिन दे सकते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी में दे सकते हैं शुगर कंट्रोल में लाने के लिए, पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के पहले, और सीकेडी में, क्रोनिक किडनी डिसीज में। उसके बाद फास्टिंग शुगर अगर 300 ग्राम से ज़्यादा है या फिर HbA1c 10 से ज़्यादा है तो हम इंसुलिन दे सकते हैं, या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इस सिचुएशन में हम इंसुलिन दे सकते हैं। तो फॉलोअप में हम क्या क्या करना ज़रूरी है, रेगुलर बीपी चेकअप, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कर सकते हैं, उसके बाद किडनी फंक्शन RFT कर सकते हैं, यूरिन रूटीन, फंडोस्कोपी करना ज़रूरी है, उसके बाद 2D इको, TMT, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, ECG, NCV, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ करना ज़रूरी है, लिपिड प्रोफाइल। ओके, तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो अगर आप डायबिटिक हो तो आप प्रॉपर आपका शुगर लेवल चेक किया करो हर एक 3 महीने में, और वो कंट्रोल में रखें। और आप ये सब इंफॉर्मेशन है वो आपके नज़दीकी लोगों को बता सकते, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।